Hello and welcome to the Civil Study Cafe. You're watching the MPPSC Mains Answer Writing Discussion Series with Civil Study Cafe. नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी कैफे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं 2018 का पेपर थर्ड, और पेपर थर्ड में हम डिस्कस कर रहे हैं 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं डिस्कस, और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 6 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 यानी कि हम 4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन ए के। ओके गाइस, और आज हम इसी लेक्चर सीरीज में आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स बी स्टार्ट। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है देखिए ठीक से पढ़ना है इसको, क्वेश्चन को, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपको मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करके भी बताऊंगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है, तालाब को एक पारिस्थितिक तंत्र मानते हुए उसके विभिन्न पोषी स्तरों का वर्णन कीजिए तथा उपयुक्त उदाहरण भी लिखिए। ठीक है, उपयुक्त उदाहरण भी लिखिए। देखिए फिर से रिपीट करूंगा, आप यदि समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को क्या है, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में वो आपसे पूछ रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में वो आपसे पूछ रहा है, और वो तालाब को उसने एक पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उसने बताया है, यानी कि तालाब को हम एक पारिस्थितिकी तंत्र मान लेते हैं, तो इसके विभिन्न पोषी स्तरों का वर्णन कीजिए और उपयुक्त उदाहरण भी लिखिए। तो 2 ही चीज़ें वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। पहले जो स्लाइड में आपको दिख रहा है, पहले मैं वो आपको डिस्कस करके बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं वो अपनी लैंग्वेज में भी आपको थोड़ा सा ये डिस्कस करके बताऊँगा। आई होप आपको वो पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं फिर। देखिए इंट्रोडक्शन आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी स्थान के जैवी समुदाय के जीवों तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीवीय तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले जीवीय, है ना। देखो यहाँ दोनों जगह अजीवीय लिखा है, पाए जाने जीवीय और अजीवीय दोनों होगा, है ना, जीवीय और अजीवीय, जीवीय तथा अजीवीय, है ना। वातावरण में परस्पर संबंध होता है ना, और इस परस्पर संबंध को ही हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। कहने का तात्पर्य यह है, फिर से रिपीट करूंगा एक बार, किसी भी स्थान के जीवी समुदाय के जीवों तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीवी तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले जीवी वातावरण में परस्पर संबंध होता है। ठीक है, इस परस्पर संबंध को क्या बोलते हैं, हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, इनमें कई पोषी स्तर होते हैं। देखिए इनमें पोषी स्तर कौन कौन से होते हैं, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल उत्पादक होते हैं, उत्पादक के बाद फिर उपभोक्ता जो होते हैं वो उत्पादक पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वो अपघटनकर्ता होते हैं। ठीक है, और इनमें भी हम 3 या 4 फेज हमें देखने को मिलते हैं, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता हमें देखने को मिलते हैं, द्वितीय उपभोक्ता देखने को मिलते हैं, तृतीय उपभोक्ता हमें देखने को मिलते हैं। ओके गाइस, तो इस प्रकार से आप इंट्रोडक्शन फीड कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये उपभोक्ताओं के बारे में आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक तालाब को हम पारिस्थितिकी तंत्र हम मान लेते हैं, तो जैसे शाकाहारी मछलियाँ प्राथमिक, है ना, इनका भोजन क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, कवक होते हैं, है ना, और द्वितीय मछलियाँ जो होती हैं वो मांसाहारी होती हैं, है ना, जो इस पारिस्थितिकी तंत्र को पूरा करती हैं। तो इस प्रकार से आप तालाब का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया जो स्लाइड में आपको दिख रहा है वो। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप इसको ठीक से कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि आई होप आपको ये ठीक से क्लियर नहीं हो पाया होगा, तो मैं आपको इसको क्लियर करके बताता हूं। देखिए सभी जीव जैसे कि पौधे, है ना, सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, है ना, और मानव, है ना, तथा भौतिक कारकों के परस्पर जो होती है वो अन्योन्य क्रिया होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, है ना। देखिए सभी जीव जंतु जैसे होते हैं, जैसे कि सभी जीव जंतु जैसे कि पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, मानव और भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। अन्योन्य क्रिया मेरा कहने का मतलब है कि इन सभी में परस्पर संबंध होता है ना, और यही कारण है कि ये प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं, है ना, क्योंकि इनके बीच में परस्पर संबंध होता है। अगर इनके बीच में परस्पर संबंध की भावना नहीं होती तो ये जो संतुलन आज हम देखते हैं प्रकृति में, वो हमें संतुलन देखने को नहीं मिलता। ओके, मान लीजिए एक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जैव और अजैविक घटक होते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात ही कर रहे हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैव घटक भी होते हैं और अजैव घटक भी होते हैं, जैसा कि हम स्लाइड में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, भौतिक कारकों जैसे जिनको हम अजैविक घटक भी बोलते हैं,
जिनको हम भौतिक कारक भी बोलते हैं, जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा, है ना, और खनिज, ये सभी अजैविक घटक होते हैं, है ना। अजैविक घटक ये डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इनके सहायक होते हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे कि तालाब का उदाहरण उन्होंने दिया है कि तालाब को आप एक पारिस्थितिकी तंत्र मान लेते हैं, तो आप बता दीजिए फिर, है ना। तो जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप एक तालाब या फिर बगीचा भी मैं कह सकता हूँ, अगर हम तालाब की बात कर रहे हैं तो आप तालाब मान सकते हैं। अगर हम एक तालाब या बगीचे में जाएं तो आपको क्या दिखाई देता है? अगर हम किसी तालाब या बगीचे में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें दिखाई देता है जैसे कि घास, वृक्ष हमें दिखाई देते हैं, है ना। गुलाब हमें देखने को मिलते हैं, चमेली, कई प्रकार के फूल पौधे, साथ ही हमें कई प्रकार की ये फूल पौधे भी हमें दिखाई देते हैं, है ना। साथ ही साथ में हमें दिखाई देते हैं मेंढक, कीट, कछुए, मछली, है ना, और पक्षी जैसे और भी कई जीव जंतु हमें दिखाई देते हैं, है ना। ये सभी सजीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं। अन्योन्य क्रिया करते हैं का कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य वही है, यानी कि मेरे कहने का मतलब फिर से वही है कि इन सभी जीवों में परस्पर संबंध होता है और साथ ही ये एक दूसरे के सहायक होते हैं, है ना। जब ये सभी सजीव स्वयं की वृद्धि या फिर जनन या फिर कोई अन्य क्रिया करते हैं तो वो अजैविक घटकों के साथ, है ना, यानी कि अजैविक घटकों के द्वारा वो प्रभावित होते हैं। यानी कि जब ये आपसी क्रिया करते हैं, आपसी संबंध इनके होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनका जो इनको एक तरह से सपोर्ट का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? वो अजैविक घटकों के द्वारा ये प्रभावित होते हैं, है ना। इस प्रकार शायद हम समझ चुके हैं कि एक बगीचा या फिर हम कहें तालाब, है ना, तालाब भी बोल सकते हैं, एक बगीचा भी बोल सकते हैं, नदी भी बोल सकते हैं ना। ये सभी क्या है? ये पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है ना। तो इस प्रकार से एक उदाहरण देकर हम तालाब का एक उदाहरण देकर हम समझ सकते हैं, आपको क्लियर हुआ होगा। अगर देखो, और अगर हम इसको और थोड़ा सा और समझें तो अगर हम जीवन निर्वाह के आधार पर देखें तो इनको उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक वर्गों में बांटा गया है, जैसा कि मैंने आपको स्लाइड में भी बताया है, ठीक है। उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक होते कौन है? देखिए, उत्पादक वो होते हैं यानी कि सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल जो होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है ना, ये सभी क्या होते हैं? ये उत्पादक कहलाते हैं, है ना। और उत्पादक प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इन्हीं पर निर्भर होते हैं। किन पर निर्भर होते हैं? यानी कि उपभोक्ता जो होते हैं वो उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। उपभोक्ता जो होते हैं वो हम दो या तीन चार टाइप से हम उनको डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे उपभोक्ता शाकाहारी भी हो सकते हैं, है ना, और मांसाहारी भी हो सकते हैं, सर्वाहारी भी हो सकते हैं ना। तो इस टाइप से हम ये देखते हैं। इसमें भी हमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता होते हैं। उसके बाद फिर ये अपघटक का भी कार्य करते हैं। अपघटक यानी कि जो जीव जंतु मर जाते हैं ना, वो एक तरह से अपघटित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से गाइस हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे तरीके से समझा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में ये मैथ का क्वेश्चन है ना, और मैथ के क्वेश्चन में ये सीधा ये सॉल्यूशन मैंने इसमें डाल दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी का आपका मैथ अच्छा है तो आपको ईजिली आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखिए, एक परीक्षा में छात्रों को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक था, ठीक है। और एक छात्र ने 83 अंक प्राप्त किए हैं, परंतु 7 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है उसको। और परीक्षा के लिए निर्धारित अधिकतम पूर्णांक की गणना कीजिए, इसमें ये पूछा गया है ना। तो आप इसमें लिख सकते हैं जैसे कि छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए थे, उसने किए थे 83, है ना, 83। और उत्तीर्ण होने के लिए उसको कितने चाहिए, है ना, उसको चाहिए 7, है ना। और जब हम 83 और 7 को हम जब प्लस कर देंगे यानी कि उसको जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा ना, यानी कि उसको 90 मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। और उत्तीर्ण के लिए दिया गया परसेंट जो है वो है 36%, है ना, यानी कि 36%। तो 36% का हम कैसे निकालेंगे? जैसे 90 मार्क्स की उसको चाहिए थे, ठीक है, और उसमें से 30% तो ये परसेंट निकालेंगे तो 2.5% एक तरह से हो जाएगा। तो अब इसका हम 100% से एक तरह से हम देखें निकाल कर, तो अधिकतम अंक कितना हो जाएगा, है ना, 100%, यानी 2.5%। ये यहाँ से ये बिंदु यहाँ से हटा दें, पॉइंट हटा देंगे तो एक टाइप से इधर ये हो जाएगा, तो 250 हो जाएगा, है ना। तो पूर्णांक कितना हो जाएगा? 250, 250 मार्क्स, है ना। तो ये है इसका आंसर। तो इस प्रकार से गाइस हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों ही हमने डिस्कस कर लिए हैं। आगे की स्लाइड में हम सारे के सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके डिस्कस करते जाएंगे।
आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और आपका आंसर पैटर्न बेटर हो रहा होगा। अगर आपका आंसर पैटर्न बेटर हो रहा है तो आप अपने सिविल स्टडी कैफ़े के प्रोग्राम को जितना हो सके जितना ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हम सिविल स्टडी कैफ़े की जो फैमिली जो है उसको हम एक बड़ी फैमिली के रूप में हम ले जा पाएँ जल्दी से जल्दी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।